इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल को हम लोग समझे थे। आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थी काइंड्स ऑफ वर्ब जानेंगे। आप लोगों को पढ़ना है काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। देखिए, चूंकि टॉपिक लंबा है, इसको कई दिन पढ़ने में लगेगा, समय लगेगा। कई वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट वाइज भेजेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। तो जिस जगह पर पूरा होगा उतने पार्ट में आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक। तो देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब में अगर हम जाते हैं क्रिया के रूप में, जैसे आपको नाउन के काइंड बताए गए, एडजेक्टिव के बताए गए, प्रोनाउन के बताए गए, वैसे वर्ब के भी काइंड हमारे होते हैं। तो अब पहला काइंड अगर हम लेते हैं तो जो काइंड हमारा है वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपका लिख दिया गया ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको नाम याद होना चाहिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। देखिए, ये सारे जो क्रियाएं हैं ये हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी जरूरत भी हमेशा पड़ती है, इसको आपको सीखना है। दूसरा लिखा गया, अब हम यहां पर लिखते हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको समझ लीजिए क्या होता है। फाइनाइट वर्ब मतलब निश्चित क्रिया एवं अनिश्चित क्रिया। आपका लिख दिया कि निश्चित क्रिया एवं अनिश्चित क्रिया, ठीक। यहीं पर तीसरा टॉपिक लिखा गया और ये तीसरा टॉपिक हमने लिखा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, इसे हम मान लीजिए ऑक्सिलरीज कहते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में आपको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। एक हमारी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। और एक हमारी जो होती है वो मॉडल वर्ब का काम करती है। अब समझ लीजिएगा किसका काम करती है। ऑक्सिलरी तो हम दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, दूसरा हमारा मॉडल वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया होता है। आपको लिख दिया गया सहायक क्रिया, ध्यान दीजिएगा। इसकी कैटेगरी कितनी होती है इसको आप लोगों को हम बता रहे हैं। पहला है आपका एक डू वर्ब है। इसके अंदर कौन सी क्रिया है? डू वर्ब। डू वर्ब जहां पर आएगी इसका मतलब हो जाएगा डू, डज एंड डिड। ध्यान दीजिए। इसके बाद आती है हमारी बी वर्ब। जब कभी हम बी वर्ब का जिक्र करेंगे तो ए आपका आ जाएगा इज, एम, आर, was, were, will be and shall be। ये आपका हो गया बी वर्ब में। इसके बाद आती है आपकी तीसरी जो है वो हैव वर्ब है। ध्यान दीजिएगा कौन सी है? हैव वर्ब। और इस हैव वर्ब के अंतर्गत आपका हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव आता है। हैव वर्ब हो गया आपका एक डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। ये इतनी आपकी क्या आती हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब की संज्ञा देते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब होता है आदर्श क्रियाएं। समझ लीजिएगा क्या होता है? आदर्श क्रियाएं। इसके अंतर्गत आपकी जो आती है विल,
शैल, कैन, मे, ठीक, मस्ट। इसके अलावा आपका आता है वुड, शुड, वुड, माइट। माइट के बाद आपका आता है हैव टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर। इतनी क्रियाएं आपके किसके अंतर्गत आती हैं? मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे। आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने, कुछ जगह पर इतना ही बुक में दिया गया है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा और क्रियाओं के बारे में जानना है। वो क्रियाएं भी इन्हीं क्रियाओं से निकली हैं, लेकिन उनका कुछ विशेष नाम होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्रिया के बारे में सीखेंगे। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब में पहले ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मतलब सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ए, बी एंड सी। ठीक, इसके बाद आपको हमने क्या बता दिया? मॉडल वर्ब बता दिया। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा, इसी के नेक्स्ट काइंड पे हम लोग चलते हैं। वह काइंड हमारा है जिसका हम जिक्र करते हैं अब की बार। देखिए, हम लोग नेक्स्ट, हम आपका जो चौथा काइंड है इसे कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसे मतलब संवेदी क्रिया कहा जाता है। संवेदी क्रियाएं मतलब जो क्रियाएं हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती हैं उसे हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इसी के बाद पांचवा आपका आता है, और ये पांचवा जो है इसे हम कहते हैं आपका कॉग्नेट वर्ब। मतलब क्या कहते हैं? कॉग्नेट वर्ब कहते हैं, मतलब स्थिर क्रियाएं इसे कहा जाता है, मतलब नॉन डायनेमिक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट आपका होता है कॉजेटिव वर्ब। क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब। इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत आती है। और कॉग्नेट वर्ब आपको हमने बताया था नॉन डायनेमिक, मतलब स्थिर क्रियाएं होती है। आपकी एक क्रिया के क्या हो गए? रूप हो गए। ऐसे ही बीच में ढेर सारी क्रियाएं आएंगी, जैसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन मतलब ऐसी क्रियाएं जो बिना प्रेडिकेट के क्या नहीं होती? कंप्लीट नहीं होती। इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो हम लोगों को क्रिया के तहत पढ़ना है, इन्हीं क्रियाओं को पढ़ना है। यहीं पर एक क्रिया मान लीजिए हम कहते हैं, ये भी आ जाती है, हम कहते हैं वर्ब ऑफ पैशन और अथॉरिटी। वर्ब ऑफ पोजेशन और अथॉरिटी। अब वर्ब ऑफ पोजेशन और अथॉरिटी, जो क्रिया किसी चीज के ऊपर अपने अधिकार को शो करती है, पोजेशन और अथॉरिटी कहती है। और इस क्रिया के अंतर्गत आपका क्या? जब हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ पोजेशन और अथॉरिटी कहते हैं। तो इसको आप लोगों को सीखने की जरूरत है। ठीक, तो ये आज जो आपको हम बताए, हमने केवल किसका जिक्र किया? काइंड्स ऑफ वर्ब का जिक्र किया। देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। मतलब आज हम लोगों एक काइंड्स के बारे में यहां पर सीखते हैं। वो काइंड हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब और
इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, एक को हम लोग केवल डेफिनेशन समझ लेते हैं दोनों की। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक होता है, इंट्रांजिटिव अकर्मक होता है। अब देखिए, हम कहते हैं द वर्ब which has an object is called transitive verb। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, आई ईट एन एप्पल। देखिए, एन एप्पल क्या है, ईट का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ए ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं द वर्ब which has no object या not any object is called intransitive verb। इसे हम intransitive verb बोलते हैं। जैसे हमने लिखा, he sleeps soundly। अब देखिए, यहां पर स्लीप्स है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये साउंडली है लेकिन एडवर्ब है। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब समझ में आया? जैसे क्या होता है, जब वर्ब का जो मतलब एक्शन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को प्रभावित करता है। मतलब जो उसकी पावर होती है सब्जेक्ट पर भी जाती है, ऑब्जेक्ट पर भी जाती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब वर्ब की पावर सब्जेक्ट पर तो होती है लेकिन ऑब्जेक्ट पर नहीं होती, मतलब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं तो उस पर होगी कहां से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, अब इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ेंगे।